नमस्कार छात्रों। आज हम लोग मूल अवधारणा जो 11वीं का पहला टॉपिक है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कक्षा 10वीं में भी हम इसको थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। मूल अवधारणा। मूल अवधारणा पढ़ने से पहले कुछ बेसिक आज हम लोग पढ़ेंगे और उन बेसिकों को पढ़ाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक अपना है मूल अवधारणा। ठीक है, मूल अवधारणा में मुख्य रूप से हम लोग पदार्थ का अध्ययन करेंगे। पदार्थ, जिसे इंग्लिश में सब्सटेंस भी कहा जाता है। अब पदार्थ को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो पहला पार्ट है वो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ और इम्प्योर सब्सटेंस का आशय है अशुद्ध पदार्थ। सामान्य रूप से रसायन विज्ञान की शाखा में हम लोग प्योर सब्सटेंस का ही अध्ययन करते हैं। अब प्योर सब्सटेंस को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला भाग है एलिमेंट, जिसे हिंदी में तत्व कहते हैं। दूसरा भाग कंपाउंड, जिसे हिंदी में यौगिक कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि यौगिक और तत्व ये एक दूसरे से फंडामेंटली रिलेटेड हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में भी मिश्रण या एक से अधिक मिश्रण को रखा गया है। एक से अधिक मिश्रणों के मिश्रण को रखा गया है, परंतु सामान्य रूप से हम रसायन विज्ञान में सामान्यतः केवल प्योर सब्सटेंस का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, मूल अवधारणा में किसी भी अध्ययन को शुरू करने के लिए हमें मूलभूत कण की आवश्यकता होती है। ठीक है, मूल अवधारणा मूलभूत कण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल पर वैलिड है। तो अगर हमें मूल अवधारणा पढ़नी है तो हमें मूलभूत कणों से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि एलिमेंट के मूलभूत कण क्या हैं और कंपाउंड के मूलभूत कण क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तत्व और यौगिक ये दोनों प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं और तत्व का जो मूलभूत कण होता है वो होता है परमाणु। तत्व का मूलभूत कण क्या होता है? परमाणु होता है, जिसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। और यौगिकों के मूलभूत कण होते हैं अणु, जिसे हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी यौगिक हैं उन सभी के मूलभूत कण, यौगिकों के मूलभूत कण जो हैं वो तत्व होते हैं। यौगिकों के मूलभूत कण तत्व होते हैं। यदि यौगिकों के मूलभूत कण तत्व हैं तो अणु के मूलभूत कण परमाणु होंगे। ठीक है, एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल। एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब मॉलिक्यूल का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन हो गया? एटम हो गया। ठीक है, एटम जो है वो मॉलिक्यूल का फंडामेंटल पार्टिकल है। इस बात को ध्यान में रखकर हम आगे चलेंगे। बाद में फिर एटम को भी कई भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्वों के
फंडामेंटल पार्टिकल परमाणु हैं और यौगिकों के फंडामेंटल पार्टिकल अणु हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे डाल्टन्स लॉ या डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन थ्योरी में बहुत से लॉ हैं, लेकिन अभी हम सामान्य से दो नियमों का उल्लेख करेंगे। पहला नियम, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो पहला नियम है, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और जो दूसरा है वो है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। कहने का अर्थ है कि एटम एक अविभाज्य कण है, अर्थात एटम किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम पुनः दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में एटम से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को विभाजित किया गया, लेकिन जब डाल्टन ने थ्योरी दी थी तो उसके ये जो दो नियम हैं सबसे प्रचलित नियम थे। अब हम देखेंगे कि अगर परमाणु का एक साधारण रूप हमारे मन में जो रहता है वो किस तरह का होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक, चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सामान्यतः नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं और नाभिक के अंदर जो दो कण हैं उसमें से पहला कण है प्रोटॉन और दूसरा कण है न्यूट्रॉन, और वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां a उसका परमाणु भार है जिसे हम मास नंबर भी कहते हैं, और z परमाणु क्रमांक है जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। अब a जो कि मास नंबर है वो किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को बताता है, और यह द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक z जो कि किसी परमाणु की नाभिक में उसके प्रोटॉन की संख्या बताता है। मास नंबर को सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकाल सकते हैं। जो a है वो है मास नंबर, z नंबर ऑफ प्रोटॉन है। z यानी कि परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। कुछ बुक्स में इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन वह केवल उदासीन परमाणु पर लागू होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से संबंधित दो चीज़ों का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। पहला, एक तो द्रव्यमान और दूसरा चार्ज। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन का भी मास इतना ही होता है। लगभग न्यूट्रॉन का कुछ मास प्रोटॉन से अधिक होता है, लेकिन हम मूल अवधारणा में उसे इतना ही लेकर चलेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास 9.31 इंटू 10⁻⁻31। आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से 10⁻⁻4 टाइम्स लेस है, 10⁻⁴ कम है। इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मानते हुए चलेंगे। अब देखते हैं चार्ज को। चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर 0 होगा क्योंकि न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन में यही चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि मोल अवधारणा में जो प्रश्न आते हैं वहाँ ये डाटा आपके लिए उपयोगी साबित होगा। सामान्य तौर पर अगर हमें ये याद नहीं रहेगा तो हम इसमें गलती कर सकते हैं। ठीक है। नाभिक के अंदर जो भी कण है उससे हम मास निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मास होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल है, और जो जेड है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इस तरह से हम साधारण रूप में परमाणु को समझ सकते हैं। परमाणु के बारे में इतना जानकारी आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, परमाणु का सीधा संबंध परमाणु भार से होता है। एटम्स आर रिलेटेड टू एटॉमिक वेट। अब किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार है, किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु का वह द्रव्यमान है जो कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग में उपस्थित होता है। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग में उपस्थित होता है। ठीक है। एटॉमिक वेट को हम इंग्लिश में कह सकते हैं, इट इज़ द मास ऑफ एनी mass of one atom of any element which is present in 1/12 mass of one atom of carbon 12। ठीक है। तो इस तरह से परमाणु भार को हम परिभाषित कर सकते हैं। परमाणु भार में जो कार्बन 12 का 1/12 मास है, कार्बन 12 का 1/12 मास, इसका जो मान है वो 1 AMU के बराबर होता है। 1 AMU का अर्थ है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। दूसरा, एटॉमिक मास यूनिट का मान आता क्या है, तो कार्बन 12 का 1/12वें भाग का जो मान है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। परमाणु भार की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि यह द्रव्यमानों का अनुपात होता है, मास अपॉन मास। ठीक है, मास अपॉन मास है, इसलिए यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, तो जो एटॉमिक वेट है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा, अर्थात परमाणु भार की कोई भी इकाई नहीं होती। परंतु यदि हम मानते हैं कि हमने तत्व कोई एक तत्व, चलिए ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, हम किसी तत्व को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर तत्व की बात करते हैं। अभी तक हम सभी तत्वों की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पर हम एक तत्व लेते हैं ऑक्सीजन। अब उस ऑक्सीजन तत्व का परमाणु भार हमें पता है 16, और अगर हमें उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो अब देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है उसका आप AMU से गुणा करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर उस तत्व की जगह नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, नाइट्रोजन का परमाणु भार जो कि 14 है, और AMU से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको निकालना है, तो आप किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसे उस तत्व के परमाणु भार में AMU के गुणा कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय AMU। ठीक है, तो परमाणु भार का उपयोग हम किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को निकालने में करते हैं। किस तरह से निकालेंगे, हम उस तत्व के परमाणु भार को AMU से गुणा कर देंगे, तो उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा, और AMU का मान आपका 1.67 10⁻⁻24 ग्राम है। अब हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से एटॉमिक वेट हम लोग निकाल रहे हैं,
ठीक उसी प्रकार से हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बिल्कुल परमाणु भार की तरह, जैसे हमने यहाँ पर परमाणु भार को लिया है, मॉलिक्यूलर वेट में मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एएमयू की जो वैल्यू होती है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। चीज़ों को समझते चलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जो जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं देख लीजिए और कोशिश करिए कि इसको आप याद भी कर सकें। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। तो मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है। जहाँ जहाँ परमाणु लिखा है वहाँ अणु कर दीजिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ परमाणु था वहाँ मैं अब अणु यानी कि मॉलिक्यूल कर दूंगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की फंडामेंटल पार्टिकल होता है आपका, वो कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल होता है आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अणुभार, परमाणु भार की जगह अणुभार हो जाएगा और यहाँ तत्व की जगह पे यौगिक कर देंगे, ठीक है। तो नीचे भी अब यौगिक के स्थान पर कंपाउंड लिखना पड़ेगा। जहाँ एलिमेंट था वहाँ कंपाउंड कर दिए, जहाँ एटॉमिक वेट था वहाँ मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल सेम ही है एटॉमिक वेट की तरह, ठीक है। बस जहाँ एटम था वहाँ मॉलिक्यूल कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स आर, यानी कि अब अणु का सीधा संबंध किससे हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट से। अगर एटम का सीधा संबंध एटॉमिक वेट से था तो मॉलिक्यूल का सीधा संबंध हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट से। इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ एटम है वहाँ एटॉमिक वेट, जहाँ मॉलिक्यूल है वहाँ मॉलिक्यूलर वेट। जहाँ एटम था वहाँ एलिमेंट होगा, जहाँ मॉलिक्यूल है वहाँ कंपाउंड होगा, ठीक है। अब हम एक साधारण सा कंपाउंड लेते हैं। सबसे साधारण कंपाउंड हमारे लिए जल ही है, ठीक है। तो जल का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार। तो जल के सूत्र में 2 H हैं, इसलिए 2 × 1 और एक ऑक्सीजन है तो 1 × 16, टोटल हो जाएगा 18। तो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार जल का आ गया 18। जैसे हम परमाणु भार से एक तत्व का द्रव्यमान निकालते थे, वैसे ही हम जल के एक परमाणु, सॉरी यहाँ पे जल का एक अणु होगा, परमाणु को हटा देंगे और वहाँ पर हम अणु करेंगे, ठीक है। तो जल के एक अणु का जो द्रव्यमान है वो अब जल के अणुभार यानी कि 18 और एएमयू के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग एटॉमिक वेट में किए थे। वहाँ पर हम किसी भी तत्व का एक परमाणु का जो द्रव्यमान था वो परमाणु भार में एएमयू को गुणा करके निकाल रहे थे। यहाँ अणुभार में एएमयू को गुणा करके निकालेंगे, ठीक है। तो किसी भी यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान उसके अणुभार और एएमयू का गुणनफल के बराबर होगा, एएमयू के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है ना। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई एएमयू, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई एएमयू, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुनते चलिए, मैं उसको एक साथ ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश दोनों का सामंजस्य बना रहे, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ने की कोशिश आप लोग करेंगे। अब ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखना है आवेशित और अनावेशित कणों में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो यहाँ पर हमने एल्युमिनियम का एक उदासीन और एक आवेशित कण लिया है। अब हम
उन कणों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की गणना करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं ए जो कि मास नंबर होता है और जेड जो कि परमाणु क्रमांक है, वो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जेड जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन आपके 13 हो जाएंगे। 27 विच इज़ अ मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हम लोगों को पता चल गया, तो न्यूट्रॉन आपका निकल आएगा 14। जो इलेक्ट्रॉन है, अगर एटम न्यूट्रल होता है तो उस केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों समान होते हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 13। ठीक है, अब देखना है आयन, आवेश। आवेश दो ही स्थिति में आते हैं। पहली स्थिति जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, दूसरी स्थिति जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हम त्यागते हैं उतना धनावेश, जितने इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करते हैं उतना ऋणावेश। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रोटॉन 13 ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, ना कि प्रोटॉन त्यागे गए। ध्यान रखिएगा, आयन में आने से किसी भी परमाणु के नाभिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदासीन परमाणु हो या उसका आयन हो, उनके परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। दोनों के परमाणु भार समान होंगे। अंतर केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आएगा। अगर प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन घटा देंगे उतनी ही संख्या में, और अगर माइनस होता है तो हम उतनी संख्या बढ़ा देंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी घटकर 10। 13 थी, 3 निकल गया, बचे कुल 10। अब हमें ऐसे ही हम देखते हैं, जैसे सपोज करिए H2SO4 लिए, तो H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन परमाणु, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, सभी के अणुभार को जोड़ें तो 98 आता है। अगर 2 H हटा देते हैं तो 2 - चार्ज आ जाएगा। अब इस सल्फेट आयन का भार कितना होगा? ठीक है, तो जिस तरह एल्यूमिनियम के आयन के भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सल्फेट आयन के भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी भी सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64, दोनों के योग 96। बस 2 जो कम हुआ है वो हाइड्रोजन का कम हो गया। ठीक है, तो आयन में और उसके उदासीन अणु में के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूले। ठीक है, तो किसी भी तत्व का अगर हमें फॉर्मूला पता होता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं हमें देखेंगे। तो अगर हमें किसी भी तत्व का फार्मूला पता है या उसकी यूनिट पता है, फार्मूला यूनिट मतलब हमें उसके फार्मूले में उपस्थित जितने भी तत्व हैं वो पता रहने चाहिए। अब 1 मोल देखते हैं। अब आते हैं हम लोग मोल पर। 1 मोल, मोल का जो प्रयोग है वो गणना करने की इकाई के रूप में किया जाता है। मोल का प्रयोग गणना करने की इकाई के रूप में किया जाता है। हम ये कह सकते हैं मोल इज़ दी काउंटिंग यूनिट। अब इससे हम काउंट क्या करेंगे? हम अपने दैनिक जीवन में उपस्थित किसी भी चीज़ की काउंटिंग मोल से नहीं करते। अर्थात हम मोल में आलू, बैगन, गाजर ये सब मोल में नहीं खरीदेंगे। ठीक है, मोल की गणना केवल और केवल फंडामेंटल पार्टिकल के लिए की जाती है। ठीक है, तो मूलभूत कणों की गणना के लिए हम मोल का उपयोग करते हैं। तो मोल का उपयोग मूलभूत कणों की गणना के लिए किया जाता है, जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। यानी कि एक मोल में काफ़ी बड़ी संख्या होती है। ठीक है, और इस बड़ी संख्या को अवोगाद्रो संख्या या एवोगाड्रो नंबर, जिसे NA, कैपिटल N और A इसमें सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो 1 मोल जो है वो 6.022 × 10⁻23 है। इसे एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो नंबर और कैपिटल NA से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मोल अवधारणा को पढ़ने से पहले अभी तक हमने जितना भी पीछे पढ़ा है, पदार्थ से लेकर उदासीन और आवेशित आयनों तक, वहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है। तभी मोल से जुड़े जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मोल अवधारणा पढ़ने के लिए जितना मैं अभी पढ़ाया हूँ उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। हो सकता है आप कक्षा 10 में उसको पढ़ रखे हों, तो पुनः एक बार उसको पढ़िए, क्योंकि
मोल अवधारणा पढ़ने के लिए वह अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, शुरुआत हमने पदार्थ से की थी। पदार्थ दो तरह के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस ही हमको पढ़ने हैं। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल एटम, कंपाउंड्स के फंडामेंटल पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा कि किस तरह से हम किसी एटम से एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल से मॉलिकुलर वेट निकालते हैं। मॉलिकुलर वेट को निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज किए थे वो आपको लिखाए ही थे बोर्ड पर, उसको आपको देख लेना है एक बार। और अब फिर हम इसको मोल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चीज़ों को ध्यान रखिए, समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आता है वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए। ठीक है, पेन कॉपी आप अपने साथ रखिए, जिससे जो भी बोर्ड पर बताया जाता है उसको आप एक बार में लिख ही लें। लिखा हुआ आसानी से आपके दिमाग में आ जाता है। ठीक है, हाँ, अभी मैंने आपसे एक बात की थी फार्मूला यूनिट के बारे में, कि अगर हमें किसी तत्व का फार्मूला पता है तो हम क्या क्या जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी होगी फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट उपयोगी साबित होता है अगर हमें किसी अणु का फार्मूला पता हो तो हम उसमें से या फार्मूला की सहायता से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमें तीन चीज़ें पता चल जाती हैं। पहली, हमें उस मॉलिक्यूल यानी कि अणु का अणुभार पता चल जाता है, यानी कि मॉलिकुलर वेट। जैसे अभी हमने जल का निकाला था, 18 आया था। ठीक है, दूसरा, उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। अगर उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम पता चल जाते हैं तो ये भी न्यूमेरिकल का पार्ट होता है, नंबर ऑफ एटम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 2 है। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। तो जो जो जल का अणु है वो दो ही परमाणु से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरी चीज़, अगर फार्मूला यूनिट पता होती है तो हम उनकी संख्या भी बता देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। ठीक है, इस तरह से हमें फार्मूला यूनिट से इन 3-4 चीज़ें निकाल देते हैं। जैसे कि H2SO4। H2SO4 में अगर हम देखें तो फार्मूला यूनिट से 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम की उपस्थिति का ज्ञात होती है। ठीक है, तो किसी भी फार्मूला से हम उसके अणुभार, उसमें टोटल कितने परमाणु हैं और उन परमाणुओं की संख्या कितनी है। जैसे H2SO4 में अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितने ऑक्सीजन एटम हैं, तो आप बता सकते हैं कि H2SO4 में ऑक्सीजन में सल्फ्यूरिक अम्ल में जो ऑक्सीजन परमाणु हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, अगला लेक्चर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक के लिए इसका फेयर नोट्स आप बना लेंगे और उसको रिवाइज भी कर लेंगे।